सोमा भूत्वा दक्षसुता तपः कृत्वा तु दुस्सहं रुद्रपत्न्यभवत् भक्त्या स्वभक्त हितकारिणी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का जो कार्यक्रम है वो त्रिकोणों से संबंधित है और ग्रहों का संबंध जब त्रिकोण भाव से बनता है तो वो किस तरीके से जातक को परिपूरित करते हैं। आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बन के रहिएगा। इससे पहले कार्यक्रम शुरू करें, मैंने जो आरंभ में श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है और लाइव होता हूं मैं रात्रि 8:15 शनिवार को इसी चैनल पे। फिलहाल बात करते हैं कि जन्म कुंडली का जो नवा भाव होता है इसे मंत्री का भाव कहा गया है और जन्म कुंडली का जो 5वां भाव होता है इसे भी मंत्री कहा गया, पर यह विशिष्ट मंत्री होता है। यहां से धर्म का विचार किया जाता है, यहां से बुद्धि का विचार किया जाता है। तो शायद इसी वजह से इसे विशिष्टता प्रदान हो जाती है या कर दिया गया है, क्योंकि मंत्री के पास विशिष्ट बुद्धि होती है। अब विचार करिए, सिद्धांतकार लिखते हैं कि जब कभी भी इन दोनों भावों का संबंध हो जाए, मतलब पंचम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठ जाएं, या नवम भाव का कोई स्वामी ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए, तो इसे विशेषतया विशिष्ट स्थिति वाली बात कह दी जाती है। यह पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा, अगर आपके जन्म कुंडली में किसी भी अवस्था में नवम भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव से हो जाता हो, मतलब नवम भाव के स्वामी हैं सप्तम में बैठे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है। पर बात यह है कि यहां जो ग्रह बैठा हो वो बुध या गुरु अगर होंगे तो कई बार गड़बड़ी पैदा करेंगे, विशेषतया मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न की कुंडली के लिए, क्योंकि सप्तम भाव तक बाधक भाव होगा या सप्तम भाव केंद्र अधिपति दोष से प्रणीत करता है। बाकी अन्य जितने भी लग्न कुंडलियां बनेंगी 3, 6, 9, 12 के अतिरिक्त, और नवम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठता हो कोई भी ग्रह, तो वो बहुत ही बलवान हो जाता है और जातक को निश्चित रूप से राजाओं की भांति सुख प्राप्त करने वाला बना देता है। एक पक्ष और ये भी है। दूसरा, ये सिद्धांत तो चलो आपने समझ लिया, नवम पंचम का समझ लिया, सप्तम भाव का समझ लिया कि नवम भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठे हों। इसमें अगर पंचम भाव के स्वामी जब कभी भी सप्तम भाव में बैठते हैं तो कई बार ये दूषित परिणाम देने लगते हैं, दूषित परिणाम देते हैं, या फिर आपको मेहनत करके सुख प्राप्त करना पड़ता है। ये कई बार व्यक्ति को गलत निर्णय में भी उलझाने वाले होते हैं, या व्यक्ति कई बार एक पक्षीय निर्णय ले लेता है। समझ रहे ना, प्रेम की दृष्टि से ही देख रहा है विषय को, दूसरा अध्ययन उसने किया ही नहीं है। तो इस तरीके के जो पक्ष बनते हैं वो पंचम भाव के स्वामी जब कभी सप्तम भाव में बैठते हैं तो इस तरीके का अशुद्ध या थोड़ा कमजोर परिणाम करते हैं। अब एक पक्ष और कहता है, जन्म कुंडली में अगर त्रिकोण भाव, बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली का अगर त्रिकोण, इसे त्रिकोण कहते हैं और इसे तीसरा त्रिकोण इसलिए त्रित्रिकोण इसे कहा गया, इसे त्रित्रिकोण कहा गया, और पंचम भाव को सिर्फ त्रिकोण कहा गया। तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली का अगर पंचम भाव, बहुत ध्यान से समझना होगा, जन्म कुंडली का अगर पंचम भाव शुक्र से आच्छादित हो, मतलब शुक्र बैठे हों, या जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शुक्र के साथ कहीं बैठे हों, शुक्र के साथ कहीं बैठे हों पंचम भाव के स्वामी, और अगर नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों, नवम भाव का स्वामी लग्न में बैठ गया तो ये बहुत सारे अच्छे राजयोगों को ध्वस्त करके स्वतः राजयोग बन जाता है। जिस तरीके से जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह
कितना ही प्रबल मारक क्यों न बन रहा हो, और जन्म कुंडली में अगर शनि अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो सभी प्रकार के ग्रहों के मारक दोषों को समाप्त करके स्वयं मारक बन जाते हैं। वैसे ही अगर पंचम भाव का स्वामी या पंचमेश शुक्र से आच्छादित हो, शुक्र के साथ बैठे हों, और नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हों, तो ये सारे राजयोगों को पलट करके स्वतः ये गुरु और ये शुक्र या नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठ करके सभी प्रकार के राजयोगों पर भारी पड़ जाते हैं। ये बहुत सामान्य बात नहीं है, ये अच्छे अच्छे जनों की कुंडली में ये बात हमने भी देखी है, ये बात याद रखना होगा। और ये सिद्धांत जो है वो मेरा सिद्धांत नहीं है, ये ग्रंथकार लिखते हैं, है ना। एक सिद्धांत और है जो कई बार आपको पंचम और नवम भाव से संबंध बना लेता है, तो बहुत ही जातक को राजसिक सुख देने वाला होता है। जैसे जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति, और ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा सिद्धांत है कि जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी चाहे किसी भाव में बैठे हों, मान लीजिए नवम भाव के स्वामी गुरु बन गए, वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए, और दूसरा, और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी जो कोई ग्रह बन गए वो भी जन्म कुंडली में छठवें भाव में परेशान हो गए। चलिए, ये तो सिद्धांत आपने देख लिया कि नवम भाव को भी आपने कमजोर कर दिया और पंचम भाव को भी आपने कमजोर कर दिया। लेकिन अगर जन्म कुंडली के लग्न से शुक्र का संबंध हो, लग्न से शुक्र का संबंध हो, बहुत ध्यान से समझना होगा, या जन्म कुंडली के दूसरे भाव से शुक्र का संबंध हो। फिर से इसको दोहराता हूं, नवम भाव के स्वामी खराब हो गए अष्टम में बैठकर, पंचम भाव के स्वामी खराब हो गए छठे में बैठकर, या कहीं अन्य किसी और आठवें छठवें में बैठ करके, लग्न में शुक्र बैठे हों, या जन्म कुंडली के क्या बोलते हैं कि द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हों, तो शुक्र क्या होंगे, शुक्र जब कभी बैठेंगे तो सुबह में पूरब दिशा की तरफ उदय होंगे, यानी कि जन्म समय जो होगा वो व्यक्ति का 12 बजे के पहले का होगा, 10 बजे से पहले का होगा। अगर प्रातः काल का जन्म हो, मतलब सूर्योदय से 1-2 घंटे तक, 8 से 10 बजे तक का समय हो, आप मान के चलिए कि अब आपका जो जन्म समय है वो सुबह सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक का है, ठीक है। तो ये भाग्य भाव के स्वामी जो अष्टम भाव में गए हैं और जो पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में गए हैं, 8वें 12वें में गए हैं। लेकिन अगर जन्म का समय प्रातः काल के बिल्कुल निकट का हो, अब जैसे प्रातः काल का निकट, अगर मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे होता है और आपका जन्म 6:45 पे हुआ, या सूर्योदय अगर मान लीजिए 5:30 बजे होता है तो आपका जन्म जो है वो 8 बजे का हुआ, तो अगर आप सूर्योदय के जितने ही निकट होंगे ना, उतना ही ज्यादा ये भाग्य भंग योग नष्ट हो जाएगा। मतलब फिर ये भाग्य का कमजोर होना आपके जन्म के समय के कारण बलवान हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर शुक्र को मैं ना रखूं, सूर्य को यहां रख दूं, कि जन्म कुंडली में चूंकि सूर्य पूरब दिशा में तभी होंगे जब वो बिल्कुल सूर्य के उदय के मान की स्थिति में नजदीक होंगे, तो सूर्य लग्न में बैठे हों, मुख्यतः आपको ऐसे समझने में आ जाएगा। सूर्य लग्न में विराजमान हो, नवम भाव के स्वामी अष्टम में हो, पंचम के स्वामी छठे 8वें 12वें हो, और लग्न में सूर्य हो, तो ये कई प्रकार से ये जो भंग योग बन रहा था, भाग्य भंग योग, ये जातक को उसका दोष नहीं लगने देते, बल्कि सूर्य लग्न में बैठ करके या जन्म के समय के निकट बैठ करके सूर्य देव आपकी कुंडली को बलवान बना देते हैं। क्योंकि सूर्य यहाँ पे दक्षिण दिशा में 12 बजे के सन्निकट होते हैं, पश्चिम दिशा में बिल्कुल अस्त हो जाते हैं, उत्तर दिशा में बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। तो पूरब दिशा में सूर्य या शुक्र या बुध होना चाहिए, क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र जब कभी भी बैठेंगे तो बिल्कुल ही अपने निकट ही बैठेंगे, लगभग इनकी कक्षा जो होती है वो निकट होती है। तो लग्न में इन 3 ग्रहों में से कोई एक ग्रह होना चाहिए, अर्थात जन्म का समय सूर्योदय के बिल्कुल सन्निकट का हो। तो ये जो सिद्धांत होगा वो आपको कई प्रकार से राजा बनाने वाला हो जाता है। ये 3-4 सिद्धांत जो हैं ये जन्म कुंडली में त्रिकोण से हों, जबकि सारे ही सिद्धांत में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। आपने एक तरीके से त्रिकोण को कमजोर कर दिया। पहले सिद्धांत में त्रिकोण आपको बलवान बना रहा था, दूसरे सिद्धांत में भी त्रिकोण किसी तीसरे दूसरे भाव में बैठ करके बलवान हो रहा था। पर ये जो सिद्धांत है ये जन्म के समय पर आकर टिक गया कि आपके जन्म का समय कब है और लग्न में सूर्य और बुध और शुक्र में से कौन बैठा है। भाग्य अगर कमजोर भी है तो भी कोई बात नहीं है, कुंडली आगे बढ़ जाती है और कुंडली को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां तक मैंने इतनी बात बताई है। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि नारद जी पूछते हैं ब्रह्मदेव से
कि भगवान भोलेनाथ का विवाह सती से कैसे हुआ था। तो ब्रह्मदेव कहते हैं मेरा पुत्र दक्ष, दक्ष की पुत्री सती थी, है ना, जो सती मैया कहलाई। तो उनका विवाह शिव जी से हुआ था। वो कैसे हुआ था आगे बताऊंगा, या फिर वहाँ पे दक्ष के यज्ञ की बात होगी जो आप लोगों को पता ही है, पर फिर भी शिवपुराण में उसकी बात कैसे होती है इसके बारे में हम धीरे धीरे करके जानेंगे। फिलहाल के लिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।